अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर सुना होगा या कहीं पर पढ़ा होगा कि पंजाब जो है वो आर्मी को डोमिनेट करता है और इसकी बहुत सारी वजूहात भी दी जाती है। एक वजह तो ये भी बताई जाती है कि चूंकि पंजाब की आबादी ज़्यादा है, इसलिए पंजाब के सिपाहियों की तादाद भी आर्मी में ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने वाले हैं कि किस तरह हिस्टोरिकली पंजाब ने आर्मी को डोमिनेट किया। आप जानते होंगे कि पंजाब जो आजकल पाकिस्तान का पंजाब है, हिंदुस्तान में उस वक्त पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा तस्वुर किया जाता था। उसमें जो आजकल हिंदुस्तान का जो पंजाब है वो भी शामिल था, फिर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शामिल थे और जो कैपिटल टेरिटरी है यानी इस्लामाबाद और इसके साथ जो मुल्हका इलाका जात हैं वो भी शामिल थे। और उस वक्त पंजाब का अगर रकबे की बात की जाए तो वो 3,60,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित रकबा था। एक बहुत बड़ा एक सूबा तस्वुर किया जाता था। 19वीं सदी के इब्तदाई दहाइयों में बड़े सगीर में दो फौजें बड़ी ताकतवर फौजें समझी जाती थी। एक फौज रंजीत सिंह की फौज थी और दूसरी फौज जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का आपको पता ही होगा कि वो किस मकसद के लिए आए थे और फिर किस तरह उन्होंने चालबाजियों के साथ, तरीक़ों के साथ पूरे बरे सगीर पर हुक्मरानी की और इस एरिया को कॉलोनाइज़ किया। इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह बरे सगीर को कॉलोनाइज़ किया गया। लेकिन अब अपने मुद्दे की तरफ आते हैं तो उसमें जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फ़ौज थी बेसिकली तीन हिस्सों पर मुश्तमिल थी। एक तो उसमें बंगाल की एक फ़ौज थी, फिर मद्रास और बम्बई की फ़ौजें थी। लेकिन जो बंगाल की फ़ौज जो थी वो सबसे ज़्यादा ताकतवर थी और बंगाल का फ़ौज का जो कमांडर इन चीफ था वो बाकी दोनों फ़ौजों का सरबरा तस्वुर किया जाता था। और इस बंगाल के फ़ौज में ज़्यादातर जो थे वो सिख थे और ये जो सिख थे ये बेसिकली उनका जो ताल्लुक़ था वो पंजाब से था। तो यहाँ से पहली कड़ी मिलती है कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो फ़ौज भर्ती हुई थी उसमें एक ज़्यादा जो तादाद थी वो सिखों की थी और उन सिखों का जो ताल्लुक़ था वो पंजाब से था। लेकिन उसके बाद फिर हालात बदलते गए। जब 1845 और 46 में पहली अंग्रेज़ और सिखों की जंग हुई तो उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पंजाब के बहुत सारे इलाकों पर कंट्रोल जमा लिया था। लेकिन ये कसर भी अंग्रेज़ ने पूरी कर दी कि जब 1848 और 1849 में जब दोबारा जंग हुई तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर पूरा तसल्लुत हासिल कर लिया और पंजाब जो है वो अब बड़े जो ब्रिटिश थे उनके अंडर में आ गया। अब यहाँ पर जो रंजीत सिंह की जो फौज थी वो कमज़ोर होना शुरू हो गई थी। जो ब्रिटिश की फोर्स थी वो बड़ी तगड़ी फौज समझी जाती थी और फिर 1849 में अंग्रेज़ ने पंजाब की फौज को ख़त्म कर दिया और उनके सिपाहियों को कहा कि आप लोग गांव और कस्बों में चले जाएं और अपने जो ज़रूरी काम करते थे उसी में लगे रहें। तो इस तरह पंजाब की जो फौज जो थी एक रंजीत सिंह के कमांड में उसका खात्मा किया गया। दूसरी तरफ ब्रिटिश को खुद खतरा पड़ा हुआ था। अफ़गानिस्तान और रूस के दरमियान जो है वो अलायंस हो गया था जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे यानी जो अंग्रेज़ थे ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बड़ा ख़तरा हुआ कि कहीं ये ना हो कि बरे सगीर पर रूस जो है वो अटैक करे और उसके कंट्रोल में आ जाए। तो उसने क्या किया कि एक फ़ोर्स बनाई जिसको कहा जाता है पंजाब इर्रेगुलर फोर्स PIF। 1851 में इस फोर्स की बुनियाद रखी गई और इसको इर्रेगुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में डायरेक्ट नहीं थी। इसको पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन या पंजाब अथॉरिटी के जो लोग थे ये इस फोर्स को कंट्रोल करते थे। ये जब ये फोर्स बनाई गई तो यहाँ पे नई भर्तियाँ की गई, पंजाब के लोगों को इस फौज में भर्ती किया गया। तो इस तरह इसमें भी इजाफा हुआ। पहले तो हमने इजाफा देखा सिखों की तरफ से, फिर जब नई रेगुलर फोर्स बनाई गई तो तब भी हमने इजाफा देखा कि पंजाब के लोगों को आर्मी में भर्ती किया गया। लेकिन आगे जो है वो फिर पंजाब की फोर्स ने बड़ा डोमिनेटिंग रोल जो है वो प्ले करना शुरू किया। ये तब हुआ जब 1857 की जंग आज़ादी हुई। इस जंग में जो हिंदू सोल्जर्स थे उन्होंने अंग्रेज़ के खिलाफ बगावत की और जब ये जंग शुरू हुई तो हुआ क्या
کہ جو مسلمان اور ہندو جو سپاہی تھے انہوں نے انگریز کے خلاف بغاوت کر دی اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا، جبکہ جو سکھ تھے انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور وفاداری نبھائی۔ اب یہاں پہ ہوا یہ کہ جو مسلمان اور ہندو تھے وہ انگریزوں کے گڈ بک سے نکل گئے، جبکہ جو سکھ سپاہی تھے انگریزوں نے بڑا ان کو نوازا، ان کو پرائزز دیے اور جس طرح ان کے وفاداری کے قصے سنانے لگے، پھر وہ انگریزوں کے گڈ بک میں آ گئے اور انگریزوں نے سکھ جو تھے ان کو مزید بھرتی کیا۔ تو اس طرح ایک بار پھر سکھوں کو بھرتی کیا گیا اور ان سکھوں کا جو زیادہ تر تعلق تھا وہ پنجاب کے علاقوں سے تھا اور خیبر پختونخوا کے علاقوں سے تھا۔ تو یہ یہاں پہ بھی جو فورس تھی اس میں اضافہ ہوا۔ اب انگریز نے ایک پالیسی مرتب کی، وفاداری کی پالیسی مرتب کی کہ اگر کوئی انگریز کے ساتھ وفاداری نبھاتا ہے تو اسے زمین الاٹ کی جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان اور انڈیا ہے یہ شروع سے ایگریرین سوسائٹیز ان کو تصور کیا جاتا ہے، یہاں پہ زراعت کا جو پیشہ ہے وہ بڑا اہم تصور کیا جاتا ہے۔ تو انگریز نے زمین الاٹمنٹ شروع کر دی کہ اگر آپ ہمارے فورس کو جوائن کرتے ہیں تو ہم آپ کو زمین دیں گے، پھر آپ کاشتکاری کر سکیں گے۔ تو اب یہاں پہ جو زیادہ تر پنجاب کے جو علاقہ جات تھے، شمالی علاقہ جات اور خیبر پختونخوا کے علاقہ جات تھے، یہاں پہ لوگوں نے پھر وہ فورس جوائن کی، برٹش آرمی کو جوائن کیا اور اس کے بدلے میں ان لوگوں کو زمین الاٹ کی گئی۔ اور اگر علاقوں میں دیکھا جائے تو پنجاب کے جو شمالی علاقہ جات ہے، پھر آپ کا یہ جو سالٹ رینج ہے، کلر کہار کے علاقے ہو گئے، پوٹھار ہو گیا، جہلم، اٹک اور راولپنڈی کے لوگوں کو بڑا بھرتی کیا گیا، اسی طرح خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھرتی کیا گیا۔ تو اس طرح جو پنجاب کے سپاہی تھے انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا برٹش آرمی میں، اور ہم نے دیکھا کہ برٹش آرمی میں پنجابی فورس کی، پنجابی سپاہیوں کی تعداد بتدریج بڑھتی رہی اور 1930 میں یہ جو تعداد ہے یہ عروج پر پہنچ گئی۔ آپ اس سے کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ٹوٹل 1,39,200 فوجیوں میں سے 86,000 جو فوجی تھے ان کا تعلق پنجاب سے تھا، یعنی اگر نیپال کو بھی نکال دیا جائے تو 62% جو سپاہی تھے ان کا تعلق پنجاب سے تھا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پنجاب کے جو لوگ ہیں انہوں نے آرمی کو ڈومینیٹ کیا، اور آج بھی آپ کو پاکستان کی آرمی بھی ایون پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کی تعداد زیادہ نظر آئے گی۔ تو یہ ایک بڑی انفارمیٹیو ویڈیوز تھی، ہسٹوریکلی ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح پنجاب کے سپاہیوں نے آرمی کو ڈومینیٹ کیا۔ یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔